हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आशुतोष जी, कहना है कि आप ठीक है बदलाव करिए, लेकिन आप पहले हिस्ट्री तो लिखिए, एक रिसर्च पेपर लिखिए, फिर उसके आधार पर बदलाव करिए। आप सिर्फ तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, ये सही नहीं है। नहीं लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, तब मैं अपनी बात कहूँगा, क्योंकि आशुतोष जी ने बहुत कुछ कह दिया। ठीक है, बहुत सी बातों से मैं भी सहमत हूँ कि इतिहास पर तो शोध ग्रंथ आने चाहिए, रिसर्च पेपर्स आने चाहिए, और ज्यादा हो तो अच्छा है। कम आया है ये मैं भी उनके साथ स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो जिस पर ये सारा विवाद खड़ा हुआ, क्या वो सच नहीं है? क्या आप वो सच नहीं जानते? मैं इसका जवाब आशुतोष जी दे दें, उसके बाद मैं अपनी बात कहूँगा। आशुतोष जी, संक्षिप्त में जवाब दीजिए। एक दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर ओम जी उपाध्याय जी, उनके पास जाऊंगा मैं। आशुतोष जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? आशुतोष जी, आपको आवाज आ रही है? आशुतोष जी को लगता है कि आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। हर्षवर्धन जी, ऐसा करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, तो हाँ। मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। हालांकि आशुतोष जी उसका जवाब दे देते तो ज्यादा अच्छे से ये बात होती, लेकिन ठीक है, नहीं लूंगा, शो के मैं दौरान मानता लूंगा हूं कि जवाब। वो सुन लेंगे। ये सारा विवाद क्या है? विवाद ये है कि चित्तौड़गढ़ के नरसंहार को एनसीईआरटी की किताब में शामिल कर लिया, जो बाकायदा अबुल फजल के अकबरनामा में लिखा गया है। अब वो तो दरबारी इतिहासकार था, अकबर का ही। उसने तो लिखा है कि 30,000 हिंदुओं की सामूहिक हत्या का आदेश अकबर ने दिया, स्त्रियों ने जौहर करके अपनी अस्मिता की रक्षा की। क्या ये बर्बरता लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए? एक और किताब है एलियट डॉसन की, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, वॉल्यूम 5। अकबर के आरंभिक शासन में कई मंदिरों को नष्ट किया गया या उन्हें करों से बोझिल किया गया, जैसे उज्जैन, प्रयाग और अजमेर जैसे प्रमुख हिंदू स्थलों पर इस्लामी भवन निर्मित हुए। यह स्पष्ट करता है कि अकबर की धार्मिक सहिष्णुता चयनात्मक थी, सेलेक्टिव थी, ठीक वैसे ही जैसे आजादी के बाद से अब तक रहा। सतीश चंद्र की किताब है मेडुअल इंडिया पार्ट 2। अकबर के आरंभिक वर्षों में हिंदुओं पर तीर्थ कर और जजिया जैसे धार्मिक कर लगाए जाते रहे। यद्यपि उसने बाद में इन्हें हटाया, लेकिन इन करों के माध्यम से हिंदू जनता को धार्मिक आधार पर आर्थिक रूप से दबाया गया। अलेक्जेंडर डाउ की किताब है हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान। अकबर की राजनीतिक विवाह नीति, इसको जरा ध्यान से सुनिए, देश के हर व्यक्ति को इसको बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। अकबर की राजनीतिक विवाह नीति को अक्सर धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म का प्रतीक कहा गया, किंतु यह कन्याओं के माध्यम से, हिंदू कन्याओं के माध्यम से पराजित राजाओं को इस्लामी संस्कृति के अधीन लाने की रणनीति भी थी। साथ ही दरबार में इस्लाम स्वीकार करने वालों को विशेष सम्मान और पद दिया जाता था। एनएल्स ऑफ राजस्थान, जेम्स स्टोर, चित्तौड़ की विजय के समय कई हिंदू राजपूत स्त्रियों ने आग्रह किया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे हर्षवर्धन जी, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लक्ष्मण जी, ये तो मैं चाह रहा था, क्योंकि आवाज अड्डा है, फालतू की बात करने की बजाय तथ्यों पर ही बात करें, तो मैं तो इसीलिए तथ्य पर बात कर रहा था, पढ़ लिख के आया था। मुझे क्या लगा था कि सिर्फ अगर बहस करनी है, चर्चा करनी, तो मैं भी कर सकता हूं, मैं ये रख दूंगा, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि इसके जरिए दर्शकों तक तथ्य जाए, वरना मेरे मन की बात तो मैं भी बोल दूंगा कि अकबर भाई मुझे अच्छा नहीं लगता यार, बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि ये तथ्य बता रहा हूं ना। हाँ, आपने अच्छा क्या कि तथ्य लेकर के आए, रिसर्च करके आए। कंक्लूड कर दूं लक्ष्मण जी, थोड़ा कंक्लूड कर दूं मैं इसको। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैंने इसीलिए आशुतोष जी से पहले वो सवाल पूछा था, उसका जवाब आ जाता तो ये संदर्भ बढ़िया हो जाता। दरअसल अभी जुड़ गए हैं, अब जुड़ गए, अब चाहे सवाल को फिर से पूछ सकते हैं। नहीं, जुड़ गए हैं, फिर से सवाल पूछ सकते हैं। अब तो मैंने ये बताया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आशुतोष जी ने भी अगर ये सब पढ़कर बताया होता तो आज ये डिबेट और अच्छी सार्थक होती। वो भी कहते कि हाँ, ये सब इतिहास में लिखा हुआ है और एनसीईआरटी जो बता रहा है उसका एक छोटा हिस्सा है। उन्हें ठीक है, आप सावरकर के बाद आपको संघ के लोगों ने नहीं किया, भाजपा के लोगों ने किया, ये चिंता हो सकती है, अच्छी बात है, सबको इतिहास करना चाहिए और ज्यादा करना चाहिए, लेकिन ये तो मैंने बाकायदा किताबों से और इतिहासकारों के संदर्भ से बताया। ऐसे अकबर का सही चित्रण वो किनको परेशान कर रहा है और कौन लोग हैं जिनके लिए हर मुगल शासक महान है, जो हिंदुओं को अपराध बोध, हीन बोध में रखना चाहते हैं, वो भी जरा बताइए। अच्छा आशुतोष जी, इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन 1 मिनट, काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम जी शर्मा। जी, आपको सवाल क्या पूछा था? अगर आप
मैं उनके सवाल सुन नहीं पाया था, अगर आप सवाल बताएंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा। मैं वो सवाल लेकर के आऊँगा, लेकिन एक बीच में ओम जी उपाध्याय जी को जोड़ लेता हूँ शो में, क्योंकि अभी अभी हमारे शो में आए हैं। ये इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च के डायरेक्टर भी हैं। ओम जी उपाध्याय साहब, विवाद इस बात पर है कि एनसीईआरटी में जो बातें जोड़ी गई हैं वो कितनी सही हैं, और क्या एक तरफा चीज़ों को रखी गई हैं, इसको सही संदर्भ या फिर संतुलित तरीके से नहीं रखी गई। आप चूंकि इतिहास को तथ्यों के साथ देखते रहे हैं, जो अभी हर्षवर्धन जी कई सारे फैक्ट के साथ आपके सामने लेकर के आए थे, आप सुन भी रहे थे, आपको भी लगता है कि जो एनसीईआरटी में बदलाव किया गया है वाकई उस फैक्ट को सही दृष्टिकोण से, सही परिप्रेक्ष्य में रखा गया है? लक्ष्मण जी, दो चीजें हैं। एक तो एनसीईआरटी किताबों का जो उसकी पूरी संकल्पना है और जिस तरीके से उस क्यूरिकुलम का या उसका लेखन होता है, उसकी जो प्रक्रिया है वो आप समझेंगे तो पीछे क्या हुआ कि कई जो एनसीईआरटी किताबें थी, मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 10-12 किताबें पढ़ी होंगी और बिटवीन द लाइंस और बिहाइंड द लाइंस भी पढ़ी होंगी। लेकिन एक समस्या उसमें ये थी, किताबें बहुत अच्छी लिखी गई थी, मैं उनके अच्छे होने पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन बहुत असंतुलित और इतने सारे डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स डाले गए थे उसमें, जिसको केवल संतुलित करना और चीजों को बस बेहतर बनाने का ये प्रयास है। दूसरे, आपने एक बार अकबर को महान बनाने का जिम्मा ले लिया और उसको महान बना दिया, तो उसकी सारी वो चीजें हटा दी जो बच्चों को जाननी चाहिए, हमारी पीढ़ी को जानना चाहिए, उन तथ्यों को। जैसे जिस फैक्ट पे भी बात हो रही थी, मैं हर्षवर्धन भाई जो अभी कह रहे थे उसके आगे की भी कुछ बात बताऊं कि केवल उन्होंने अकबरनामा का जिक्र किया, कम से कम एक दर्जन ऐसे प्राइमरी सोर्सेज हैं जिसमें ये बहुत ठीक तरीके से मुंतखाबुल तवारीख में है। मैं ज्यादा का जिक्र नहीं करूंगा, अकबरनामा का उन्होंने जिक्र किया ही, जो उसका सरकारी इतिहासकार हर से भी पूरा रिसर्च करके आए थे। मैं आपको शामिल करने के लिए उनको बीच में रोक दिया था। जी, मैं कह रहा हूँ फतेहनामा चित्तौड़ वो लिख रहा है 9 मार्च 1568 को, 23 फरवरी की उसकी विजय है, जिसके बाद वो आदेश देता है और उसमें बहुत सिलसिलेवार तरीके से कि 30,000 से 40,000, 30,000 से अधिक संख्या थी, महिलाओं और बच्चों सहित नरसंहार किया गया चित्तौड़गढ़ के किले में। और इसको किसी भी तरीके से अगर कोई इतिहासकार जस्टिफाई करता है, इसको किसी तरीके से न्याय संगत बताने का प्रयास करता है, इस क्रूरता, बर्बरता और दमन को और अकारण, जिसमें सारे निहत्थे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, ये कहां तक उचित है? और ऐसे व्यक्ति को हम महानता का मुलम्मा चढ़ा रहे हैं। महाराणा प्रताप, जिसने दिवेर की लड़ाई में शेरमा सुल्तान को, मरते हुए शेरमा सुल्तान को पानी पिलाया था, इस संवेदनशीलता को हम दरकिनार कर देते हैं और महाराणा प्रताप जैसे व्यक्तित्व की महानता हमारे यहाँ प्रश्न चिन्ह के घेरे में चली जाती है। और अकबर, जिसने 30,000 लोगों को मारने का, उनके कत्लेआम का फरमान दिया है, उनके कत्लेआम का आदेश दिया है, वो हमारे लिए महान हो जाता है। ये जो इतिहास लेखन था और जो असंतुलित इतिहास लेखन था कि हम मुगलों और सल्तनत काल के सुल्तानों को जिस तरीके से महिमामंडित करके पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, विजयनगर साम्राज्य के वैभव को हम दरकिनार कर दे रहे हैं। हम विद्याधर चंदेल को नहीं बता रहे हैं, हम लक्षित बड़फुगन के शौर्य को नहीं बता रहे, हम उसको विद्याधर चंदेल नहीं बता रहे, ललितादित्य मुक्तापीठ नहीं बता रहे। इसलिए इसका जो संतुलन है वो बहुत आवश्यक था, जो एनसीईआरटी की किताबें कर रही हैं। दूसरे, मैं एक आपसे दावा कर रहा हूं, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो वेरीफाइबल नहीं है, जिसको आप प्राइमरी सोर्सेज से वेरीफाई नहीं कर सकते। एक भी शब्द वहां नहीं है। अदरवाइज देखिए क्या ऐसा करते हैं कि हमारे साथ आपके जुड़ने से पहले इग्नू के पूर्व वीसी रविंद्र कुमार जी बता भी रहे थे, उनका कहना ये था, जो हमारे जुड़े भी हैं। रविंद्र कुमार जी, अभी सुना आपने ओम जी उपाध्याय जी का, उनका कहना है कि पहले संतुलित नहीं था, अब ये संतुलित किया गया है, जिस फैक्ट को इग्नोर किया गया था उस फैक्ट को शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो दावे के साथ ये कह रहे हैं उपाध्याय साहब कि कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं वहां पे शामिल किया गया एनसीईआरटी की किताब में जो वेरीफाई नहीं किया जा सकता। देखिए, जहां तक संतुलन की बात है, संतुलन की प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहती है। इसलिए ये कहना कि पहले इतिहास असंतुलित था और अब उसमें संतुलन स्थापित किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। संतुलन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जो इतिहासकारों की दृष्टि में नहीं था। मैं आपकी जानकारी में ये भी लाऊं कि फतेहनामा चित्तौड़ और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है शराइफे उस्मानी, बिलग्राम के पास के एक गांव में भी इसी तरह का नरसंहार अकबर ने कराया था, क्योंकि उन लोगों ने कर देने से मना कर दिया था, विद्रोही हो गए थे।
ये दोनों डॉक्यूमेंट की सबसे पहले गहन चर्चा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ही हुई थी। इसकी चर्चा जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं हुई थी। इस पर गहन शोध हो चुका है, लंबे लंबे लेख लिखे जा चुके हैं और हमारी पाठ्य पुस्तकों में, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में हर चीज का समावेश नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहना बिल्कुल निराधार है कि इन बातों को छुपाया गया। ये सब बातें शोध पत्रों में, पाठ्य पुस्तकों में अच्छी तरह से वर्णित हैं। अलीगढ़ के लेकिन जो पहले जो इक़्तिदार आप आलम भी खान, मानते हैं, आप भी मानते हैं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ये कोई हाँ मैं केवल ये कह रहा हूं कि इसमें कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जिसको छुपाने का किसी भी स्तर पर प्रयास किया गया हो। ये सारे तथ्य इतिहासकारों को मालूम है और विद्यार्थियों को भी मालूम है। बीए के विद्यार्थी तमाम विश्वविद्यालयों में जब अकबर की धार्मिक नीति और राजपूत नीति पढ़ते हैं तो उनके सामने ये तथ्य लाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि अकबर ने अपने आरंभिक वर्षों में हिंदुओं के प्रति इस तरह का व्यवहार किया था, लेकिन धीरे धीरे उसका मन बदला और उसके बाद उसने भारतवर्ष को एक संपूर्ण देश के रूप में देखना शुरू कर दिया। अपनी प्रजा को हिंदू मुसलमान से हटकर प्रजा के रूप में देखना शुरू कर दिया। मेरा सिर्फ कहना यह है कि संतुलन के नाम पर चुने हुए तथ्यों को ला करके पाठ्यपुस्तकों में समाविष्ट कर देने से संतुलन नहीं होता। मैंने एक प्रश्न इसके पहले पैदा किया था। अगर संतुलन के नाम पर कोई ये कहना शुरू कर दे कि अशोक सम्राट ने, महान अशोक ने, जो हमारे देश के एक बड़े मतलब बहुत बड़ी प्रतिष्ठित ऐतिहासिक हस्ती रहे हैं, उन्होंने कलिंग के युद्ध में कितने लोगों का नरसंहार किया था। उन्होंने कलिंग के युद्ध में इतना खून बहाया था कि दया नाम की जो नदी वहां बहती है वो रक्त से भर गई थी। भाई ये भी तो संतुलन के नाम पर इतिहास में पेश किया जा सकता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके बाद अशोक ने इतने बड़े बड़े कार्य किए कि उसका ये वाला कार्य संतुलन की दृष्टि से थोड़ा गौण दिखाई देने लगता है। तो संतुलन के नाम पर चुने हुए तथ्यों को लाकर और ये कहना कि हम अब संतुलन स्थापित कर रहे हैं, अगर यही प्रक्रिया है तो ये प्रक्रिया जारी रहेगी। ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि संतुलन आज से 10 वर्ष बाद फिर से संतुलित किया जाएगा। तो हमें इतिहास के बारे में आशुतोष जी जो बात कह रहे थे मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, उस पर जरा ध्यान देना चाहिए कि ऐतिहासिक तथ्यों का अवश्य विश्लेषण होना चाहिए। उनसे जो मंतव्य निकलते हैं उनको भी पेश किया जाना चाहिए और हमें ये याद रखना चाहिए कि इतिहास के तथ्यों की केवल एक ही समीक्षा और व्याख्या नहीं होती है। यदि ऐसा होता तो सारा इतिहास अब तक लिखा जा चुका होता। हजारों लोगों ने इतिहास लेखन किया है। कौन सा इतिहास का पहलू ऐसा है जो उनकी नजर से छूट गया है? इतिहास के तथ्यों का बार बार विश्लेषण किया जाता है, नए नए दृष्टिकोण उसमें आते हैं और किसी भी एक इतिहास को संतुलित इतिहास कहकर सबके सामने पेश कर देना, मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। मैं अपनी बात खत्म करता हूं यहाँ।